हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बी फार्म फोर्थ सेम की सेकंड यूनिट की स्टार्टिंग है। और उसका जो टाइटल है वो दिया गया है सिलेबस के अंदर, कल्टीवेशन, कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज ऑफ द ड्रग्स ऑफ नेचुरल ओरिजिन्स। तो यहाँ पे हम उन ड्रग्स के बारे में बात करेंगे जिनकी मेडिसिनल वैल्यूज़ है, या फिर दूसरे शब्दों में बोला जाए कि उन ड्रग्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा जो किसी न किसी डिजीज़ को ट्रीटमेंट के नाम के काम में लाई जाती हैं, और उनका कल्टीवेशन किस तरीके से करना है, कलेक्शन किस तरीके से करना है, प्रोसेसिंग किस तरीके से करनी है, स्टोरेज किस तरीके से करनी है, उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। तो जब हम यहाँ पे हम इन सभी पॉइंटों के बारे में डिस्कस करेंगे, तो अगर मेन पॉइंट के बारे में बात ये रहेगी कि ये वो मेथड्स होंगे जिनके द्वारा हम अपने फाइटोकॉन्स्टेंट कंसंट्रेशन को किस तरीके से इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशन होगा। और दूसरी बात ये है कि जो मेडिसिनल प्लांट जो हमें ऑप्टेन होंगे वो मेडिसिनल प्लांट हेल्दी होने चाहिए, उनमें किसी प्रकार की डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। ऑप्टिमम कंसंट्रेशन जो फाइटोकॉन्स्टेंट की है वो उनके अंदर उपस्थित होनी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी मेडिसिनल प्लांट की मेडिसिनल एक्टिविटी डिपेंड करती है अगर उसके अंदर ऑप्टिमम कंसंट्रेशन के फाइटोकॉन्स्टेंट प्रेजेंट हो। दूसरी बात, उस वो जो मेडिसिन प्लांट होने चाहिए वो हेल्दी प्लांट्स होने चाहिए। तो यहाँ पे जो हम डिस्कशन करेंगे बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, बहुत सारे मेथड्स होंगे जिनके द्वारा हम हेल्दी मेडिसिन प्लांट्स एज वेल एज वो प्लांट जिनके अंदर एक्टिव कॉन्स्टेंट कंसंट्रेशन ज़्यादा पाई जाती है उनको ऑब्टेन करने के, या फिर उनको कल्टीवेट करने के, उनको कलेक्शन करने के, प्रोसेसिंग और स्टोरेज करने के मेथड के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो हम अब स्टार्ट कर रहे हैं अपने टॉपिक के बारे में, द कल्टीवेशन एंड कलेक्शन ऑफ ड्रग्स ऑफ नेचुरल ओरिजिन। तो यहाँ पे हम बात करेंगे किस तरीके से प्लांट को हम कल्टीवेट कर रहे हैं और किस तरीके से हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कल्टीवेशन के बारे में। कल्टीवेशन के बारे में अगर बात करते हैं तो कल्टीवेशन का मतलब क्या है, जनरली इसको हम एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं या फिर खेती के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो बात आ रही है कि हम मेडिसिन प्लांट की खेती को किस तरीके से इफ़ेक्टिव कर सकते हैं। तो उसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हम कुछ ना कुछ साइंटिफिक अप्रोचेज़ या फिर साइंटिफिक मेथड को यूज़ करेंगे जिसके द्वारा हमारे मेडिसिनल प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाए, बेस्ट क्वालिटी के मेडिसिनल प्लांट हमें मिले, वो मेडिसिन प्लांट मिले जिनके अंदर फाइटोकॉन्स्टेंट कंसंट्रेशन ज़्यादा पाई जाती है जब हम इनको लार्ज स्केल के अंदर इसको प्रोड्यूस करते हैं। तो कल्टीवेशन के अंदर अगर इसको डिस्कस किया जाता है, इट इज़ ए साइंटिफिक अप्रोच फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ मेडिसिन प्लांट इन ए लार्ज स्केल। जब हम साइंटिफिक अप्रोच के द्वारा मेडिसिनल प्लांट की क्रॉप को कल्टीवेट करते हैं तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस इफ़ेक्ट हमें मिलते हैं उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात तो यही है कि अगर हम साइंटिफिक अप्रोच के द्वारा किसी मेडिसिन प्लांट को ग्रो कराया जा रहा है, क्रॉप का कल्टीवेशन किया जा रहा है, तो हमें बेस्ट क्वालिटी की जो मेडिसिन प्लांट है वो हमें ऑब्टेन होते हैं। अगर बेस्ट क्वालिटी के मेडिसिन प्लांट अगर हम मिलते हैं तो उसके अंदर हाई यील्ड जो है फाइटोकॉन्स्टेंट की प्रेजेंट रहेगी, और दूसरी उनकी जो थेरेपेटिक एक्टिविटी है, जो थेरेपेटिक इफेक्ट है, वो बहुत ही बढ़िया प्रोड्यूस होंगे क्योंकि फाइटोकॉन्स्टेंट कंसंट्रेशन उनके अंदर ज़्यादा पाई जा रही है। जो मेडिसिन प्लांट साइंटिफिक मेथड के द्वारा कल्टीवेट किए जा रहे हैं वो उनमें किसी प्रकार के डिजीज़ होने के चांसेस बहुत ही कम पाए जाते हैं। उनको बोला जाता है दे आर प्रोवाइड द डिजीज़ फ्री प्लांट्स। जिन प्लांट्स के अंदर अगर डिजीज़ नहीं होगी तो वो प्लांट हेल्दी प्लांट की कैटेगरी के अंदर आते हैं। उनके फाइटोकॉन्स्टेंट कंसंट्रेशन मेंटेन रहेगी, उनमें किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी, तो मॉर्फोलॉजिकल डिफेक्ट्स उनके अंदर उपस्थित नहीं होंगे। मिनिमाइज दैट बायोडाइवर्सिटी, ऑब्वियस सी बात है अगर हम साइंटिफिक मेथड के द्वारा एक ही प्लांट की स्पीसीज़ को कल्टीवेट कर रहे हैं तो डिफरेंट प्लांट का उसमें कल्टीवेशन होने के चांसेस नहीं रहते, तो बायोडाइवर्सिटी के जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। और लास्ट वाला जो फोर्थ पॉइंट है कि जितनी ज़्यादा बढ़िया यील्ड हमें मेडिसिन प्लांट की मिलेगी उतनी ही ज़्यादा सप्लाई हम इंडस्ट्री को कर सकते हैं एज इन दी फॉर्म ऑफ द रॉ मटेरियल। तो प्लांट की जो रॉ मटेरियल की जो फॉर्म है वो ज़्यादा हम अवेलेबिलिटी होने के कारण ही ज़्यादा इंडस्ट्री को प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये कुछ मेथड्स, साइंटिफिक अप्रोचेस मेथड है जिनके एडवांटेजेस इफेक्ट के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो अगर किसी क्रॉप को अगर कल्टीवेट करना है तो उसके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक अप्रोच या फिर आइडियोलॉजी होनी ज़रूरी है। अब बात करते हैं मेथड ऑफ कल्टीवेशन के बारे में। जब मेथड ऑफ कल्टीवेशन के बारे में बात करते हैं तो इसको मेनली दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक तो सेक्सुअल मेथड ऑफ कल्टीवेशन और एक हो गया हमारा एसेक्सुअल मेथड ऑफ कल्टीवेशन। तो जब हम सेक्सुअल मेथड कल्टीवेशन के बारे में बात करते हैं तो इस सेक्सुअल मेथड ऑफ कल्टीवेशन को एक नाम से और जाना जाता है जिसका नाम है सीड प्रोपेगेशन मेथड।
नाम अपने आप ही इंडिकेट कर रहा है सीड प्रोपेगेशन। इसका मतलब व्हेन द प्लांट इज़ कल्टिवेटेड विद द हेल्प ऑफ द सीड प्रोपेगेशन मेथड के द्वारा हम प्लांट को ग्रो कर रहे हैं। इसमें डायरेक्टली हम सीड्स का ही यूज़ कर रहे हैं, मगर जब हम सीड को यूज़ करेंगे तो उसके साथ भी कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो हम सीड यूज़ कर रहे हैं वो सीड जो होना चाहिए वो हाई क्वालिटी का होना चाहिए। द सिलेक्शन ऑफ द सीड शुड बी एज दैट कि इट शुड बी बिलोंग टू द हाई क्वालिटी। हाई क्वालिटी का मतलब क्या है कि वो जो सीड है उसमें किसी प्रकार की कोई इम्प्यूरिटीज़ अटैच नहीं होनी चाहिए, कोई फॉरेन पार्टिकल उसके साथ अटैच नहीं होने चाहिए, कुछ एडहेरिंग इम्प्यूरिटीज़ उसके साथ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल प्योर सीड होना चाहिए। दूसरा, हाई क्वालिटी का सीड है कि उसके अंदर सबसे बेटर जर्मिनेशन पावर होनी चाहिए। जर्मिनेशन, जब सीड को ग्रो करेंगे तो वो जर्मिनेट होता है, तो जर्मिनेशन की जो क्वालिटी उसके अंदर होना चाहिए। और नंबर 3, सीड शुड बी वायबल, उसके अंदर वायबिलिटी होनी चाहिए। तो अगर इन पैरामीटर को सीड के सिलेक्शन के अंतर्गत अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमारा जो प्लांट जो ग्रो करेगा वो हेल्दी प्लांट ही ग्रो करेगा। तो सीड प्रोपेगेशन या फिर सेक्सुअल मेथड ऑफ कल्टीवेशन का मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी प्लांट को ग्रो करेंगे तो उसके लिए अगर प्रोपेगेशन जो किया जा रहा है सीड के द्वारा, अगर उसका प्रोपेगेशन किया जाता है तो उस मेथड को हम सीड प्रोपेगेशन के नाम से जानते हैं। अब सेक्सुअल मेथड या फिर सीड प्रोपेगेशन मेथड के बारे में बात करते हैं। इसमें दोनों ही बातें आती हैं कि इसके एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। तो पहले जो हैं वो एडवांटेज हैं, और जो हाइब्रिड प्लांट नॉट प्रोड्यूस, इसको हम दोनों तरीके से ले सकते हैं। एडवांटेज भी हो सकता है और डिसएडवांटेज भी हो सकता है। इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं, सेक्सुअल मेथड के बारे में, कि ये जो सेक्सुअल मेथड या फिर सीड प्रोपेगेशन मेथड है ये दोनों प्रकार के प्लांट्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है, मोनोकोट प्लांट के ऊपर भी और डाइकोट प्लांट के ऊपर भी। तो जो मोनोकोट मेडिसिनल प्लांट हैं वो भी इस मेथड के द्वारा ग्रो कराए जा सकते हैं, और जो हमारे डाइकोट मेडिसिनल प्लांट है वो भी इस मेथड के द्वारा ग्रो कराए जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो मेथड है ये दोनों प्रकार के प्लांट के ऊपर एप्लीकेबल होता है। अगर हम यील्ड के कंसर्न में बारे में बात करते हैं तो सेक्सुअल मेथड और सीड प्रोपेगेशन मेथड से हमें हाई यील्ड जो है की प्रोडक्टिविटी होती है इन टर्म्स ऑफ द फाइटो कांस्टेंट, इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द मेडिसिनल प्लांट। तो दो यहाँ पे बात आ रही है। अब तीसरे के बारे में बात करते हैं, हाइब्रिड प्लांट नॉट प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर हम सेक्सुअल मेथड और सीड प्रोपेगेशन मेथड के बारे में बात कर रहे हैं, एक ही स्पीसीज़ के सीड को प्रोपेगेट कराया जा रहा है, उसी के द्वारा एक ही प्रकार के मेडिसिन प्लांट की प्रोडक्शन होती है, तो देयर आर द नो चांसेस ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन। जब हम हाइब्रिडाइजेशन मेथड के बारे में बात करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन मेथड होता क्या है? इसमें हम दो डिफरेंट स्पीसीज़ के प्लांट को लिया जाता है और उनके अंदर क्रॉस कराया जाता है। तो जो प्लांट जो प्रोड्यूस होता है उसको हम हाइब्रिड प्लांट के नाम से जानते हैं। और वो जो हाइब्रिड प्लांट जो होता है उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं, दो डिफरेंट पेरेंट्स के कैरेक्टर उसके अंदर पाए जा सकते हैं। तो ये जो प्लांट होता है ये हाइब्रिड प्लांट होता है, मगर इसकी कंडीशन क्या है कि दो डिफरेंट वैरायटी के प्लांट होने चाहिए। मगर यहाँ पे जब हम सेक्सुअल मेथड और सीड प्रोपेगेशन मेथड के बारे में बात करते हैं तो इसमें केवल हम एक ही प्रकार के सीड को सॉइल के अंदर ग्रो करा रहे हैं, तो एक ही प्रकार के प्लांट की फॉर्मेशन होगी, एक ही स्पीसीज़ के प्लांट की फॉर्मेशन होगी, तो किसी भी प्रकार से डिफरेंट वैरायटी के प्लांट की फॉर्मेशन नहीं हो सकती। तो हाइब्रिडाइजेशन का इसके अंदर कोई चांस नहीं रहता। तो ये तो हो गया हमारा सेक्सुअल मेथड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं दूसरे मेथड के बारे में जिसका नाम क्या है? एसेक्सुअल मेथड। जब हम एसेक्सुअल मेथड के बारे में बात करते हैं इसको वेजिटेटिव मेथड के नाम से भी जाना जाता है। वेजिटेटिव मेथड का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि प्लांट का जो प्रोपेगेशन जो कराया जा रहा है सीड के अलावा अगर किसी और पार्ट के द्वारा हम प्लांट को ग्रो कर रहे हैं वो वेजिटेटिव मेथड कहलाता है, जिसको हम एसेक्सुअल मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो अगर जैसे कि मान लीजिए किसी प्लांट का स्टेम को ले लिया, किसी प्लांट के रूट को ले लिया और उसको अगर सॉइल के अंदर रख के हैं, उसको ग्रो कराया जाता है तो वो न्यू प्लांट की फॉर्मेशन करता है। अगर इस प्रकार का प्रोसेस पाया जाता है, इस प्रकार का प्रोसेस जो होगा तो उसे हम एसेक्सुअल मेथड के नाम से जानते हैं। इसके भी अपने फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं। जब एक सेक्सुअल मेथड के बारे में बात करते हैं तो हाई यील्ड मिलेगी, ये इसका एडवांटेजेस इफेक्ट हो गया। डेवलप्स हाइब्रिड प्लांट, देयर आर द चांसेस द फॉर्मेशन ऑफ द हाइब्रिड प्लांट्स कैन बी टेक्स प्लेस। तो हाइब्रिड प्लांट की फॉर्मेशन हो सकती है। तीसरा जो पॉइंट आ रहा है एडवांटेज की फॉर्म में कह सकते हैं, क्वालिटी ऑफ द कल्टिवेटेड प्लांट कैन बी इम्प्रूव, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये तो तीन तो हमारे एडवांटेजेस इफेक्ट आ गए। अब जो नंबर 4 जो आ रहा है
ये एक लिमिटेशन फैक्टर है या फिर लिमिटेशन पॉइंट आ गया, लिमिटेशन ऑफ द एसेक्सुअल मेथड दैट इज़ यूजफुल फॉर द मोनोकॉट प्लांट्स। जैसे कि हमने सेक्सुअल मेथड और सीड प्रोपेगेशन मेथड के अंतर्गत बात करी थी, वहाँ पे जो बात आ रही थी कि वो जो मेथड है वो मोनोकॉट प्लांट के ऊपर भी एप्लीकेबल हो रहा है और डाइकोट प्लांट के ऊपर भी एप्लीकेबल हो सकता है, उनका कल्टीवेशन किया जा सकता है। मगर जब हम बात कर रहे हैं एसेक्सुअल मेथड का, तो इसके द्वारा मोस्टली जो कल्टीवेशन जो होता है वो मोनोकॉट प्लांट्स का होता है, डाइकोट प्लांट पे ये मेनली काम नहीं करता। तो इस मेथड की लिमिटेशन यहाँ पर आ गई है। अब बात करते हैं हम कलेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में। अभी हमने जो पहले जो डिस्कशन किया है वो कल्टीवेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। अब जो हम बात कर रहे हैं वो कलेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट के बारे में बात करेंगे। इम्पॉर्टेंट ये है कि किस टाइम पे, किस सीज़न पे, किस एज पे हमें प्लांट को कलेक्ट करना है, कौन से स्किल्ड पर्सन है जो कि इसको काम को कर रहे हैं, कौन सा मेथड ऑफ कलेक्शन है जिसके द्वारा हम प्लांट के पार्ट को या फिर पूरे प्लांट को कलेक्ट कर रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि मेडिसिनल प्लांट की क्वालिटी और क्वांटिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। तो जब भी हम किसी कलेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट के बारे में बात करते हैं तो वो हमें दो सोर्स से ऑब्टेन हो सकता है, या तो वो वाइल्ड सोर्स से ऑब्टेन होगा, वाइल्ड प्लांट से, या फिर वो कल्टीवेटेड प्लांट से हम प्लांट को कलेक्ट कर सकते हैं। The selection of the plant parts and their proper collection is very much important because it gives the improved quality of the plants. प्लांट का सिलेक्शन, किस पार्ट को हम कलेक्ट करना है, और प्रॉपर कलेक्शन मेथड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं हमारी क्वालिटी ऑफ मेडिसिनल प्लांट के साथ। हेल्प्स टू इंक्रीज द कंटेंट ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट इन द प्लांट पार्ट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट और फाइटोकॉन्स्टेंट कंसंट्रेशन ज़्यादा ऑब्टेन हो, ये भी डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से कलेक्शन को परफॉर्म किया जा रहा है। अब बात करते हैं कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो कि मेडिसिनल प्लांट के कलेक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपके सामने दो हेडिंग्स आ रही हैं जिनके अंदर हमने फैक्टर्स को डिवाइड किया गया है। नंबर 1 हेडिंग है हमारी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और नंबर 2 हेडिंग आ रही है हमारी ह्यूमन रिलेटेड फैक्टर्स। तो जब हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं उसके अंदर फिर से सब डिवीज़न आ रहा है हेडिंग्स की फॉर्म में। पहला आ रहा है कलेक्शन सीज़न, दूसरा है कलेक्शन टाइम और तीसरा है एज ऑफ प्लांट। और ह्यूमन रिलेटेड फैक्टर से रिलेटेड जब बात करते हैं उसके अंदर आएंगे हमारे स्किल्ड पर्सन और मेथड ऑफ कलेक्शन। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे वो ह्यूमन रिलेटेड फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट जो आ रही है स्लाइड दैट इज़ रिलेटेड विद द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर अपने आप इंडिकेट कर रहे हैं कि वो फैक्टर जो कि हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं, जो कि कलेक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं, वो सारे के सारे फैक्टर हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अंतर्गत आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कलेक्शन सीज़न। नाम को देखिए, कलेक्शन सीज़न एट ए पर्टिकुलर सीज़न at which time we should collect the medicinal plant, it is very much important. We can't say that the each and every season we are able to collect each and every plant. No, there is a specification regarding the collection of the plant at a particular season. किसी पर्टिकुलर सीज़न के अंदर ही हम किसी स्पेसिफिक मेडिसिन प्लांट को कलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कह सकते किसी भी सीज़न में किसी भी मेडिसिन प्लांट को कलेक्ट किया जा सकता है। कारण क्या है? उसका कारण ये है कि पर्टिकुलर सीज़न के अंदर ही उस मेडिसिन प्लांट के फाइटोकॉन्स्टेंट कंसंट्रेशन ज़्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से उसको हम उस टाइम पे उसे कलेक्ट करना ज़रूरी है, उस सीज़न पे उसे कलेक्ट करना ज़रूरी है। तो उसको समझा जो जा सकता है वो हम एग्जाम्पल के तरीके से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल आ रहा है हमारे रुबार्ब ड्रग का। ये जो रुबार्ब ड्रग है, इसको पहली बात तो ये बता दें, इसका जो कलेक्शन जो होता है वो समर टाइम में होता है, गर्मियों के टाइम में इसको कलेक्ट किया जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि गर्मियों के टाइम में क्यों करते हैं, इसको विंटर में क्यों नहीं कर सकते। सपोज़ कीजिए अगर मैंने इसको विंटर के टाइम में अगर इसको कलेक्ट कर लिया तो इसके अंदर एक एक्टिव कांस्टेंट होता है जिसका नाम होता है एंथ्रानॉल। और ये जो एंथ्रानॉल है विंटर के टाइम में इसकी कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा पाई जाएगी। ये जो एंथ्रानॉल है, ये एंथ्रानॉल की प्रॉपर्टी होती है कि ये इरिटेशन प्रोड्यूस करता है। इरिटेशन प्रोड्यूस करना है तो ये नहीं चाहिए कि ये ऐसा एक्टिव कांस्टेंट आए जो कि इरिटेशन प्रोड्यूस करे अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर जाता है। तो ये अगर इस टाइम पे कलेक्ट करते हैं तो एंथ्रानॉल की कंसंट्रेशन ज़्यादा पाई जाती है। मगर ये पाया गया है कि जो एंथ्रानॉल है ड्यूरिंग द समर सीजन इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू द वन मोर एक्टिव कांस्टेंट दैट इज़ द एंथ्रेक्विनोन। इसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और जो एंथ्रानॉल है
समर के टाइम पर ये एंथ्रेक्विनोन के अंदर कन्वर्ट होता है। तो बेस्ट टाइम जो होता है रुबार को कलेक्ट करने का वो होता है समर टाइम, क्योंकि इस टाइम पे कंसंट्रेशन ऑफ एंथ्रेक्विनोन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और ये एंथ्रेक्विनोन की प्रॉपर्टी क्या है, यही वो एंथ्रेक्विनोन एक्टिव कांस्टेंट है जो कि लैक्सेटिव एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इसके द्वारा किसी प्रकार की इरिटेशन प्रोड्यूस नहीं होती। तो हम ये चाहेंगे कि रुबार का जो कलेक्शन हो किस टाइम पे होना चाहिए, समर टाइम पे होना चाहिए। विंटर टाइम पे क्यों नहीं, क्योंकि उस टाइम पे एंथ्रानॉल प्रेजेंट है, और ये जो एंथ्रानॉल होगा ये इरिटेशन प्रोड्यूस कर देगा। तो उस टाइम पे अगर कलेक्शन नहीं है, समर टाइम इज़ द बेस्ट टाइम फॉर द collection of the rhubarb, because at this time it is contain the anthraquinone, which is medicinally active phytoconstant and produce less or no irritations. So at that time rhubarb should be collected. One more example of the plant कुटकी, जिसको हम पिक्रोराइजा प्लांट के नाम से भी जानते हैं। पिक्रोराइजा क्रूआ इसका बोटेनिकल नेम होता है। जब इसकी मेडिसिनल इफेक्ट के बारे में बात करते हैं तो ये जो ड्रग है ये स्पेसिफिकली हिपैटोप्रोटेक्टिव होती है। लीवर डिजीज़ के अंदर इस ड्रग को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये जो ड्रग है इसको जो कलेक्ट करने का जो टाइम दिया है जुलाई टू अगस्त और मार्च टू अप्रैल मंथ में इसको कलेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट ड्रग आ रही है हमारी कोल्चिकम कॉर्म। ये जो कोल्चिकम जो होती है ये कोल्चिकम ल्यूटियम कोल्चिकम एंथलमेंटिकम इसका बोटेनिकल नेम होता है। ये जो कोल्चिकम जो ड्रग होती है ये एंथलमेंटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। इंटेस्टाइन के जो वॉर्म्स होते हैं उनको किल करने का ये काम में लाई जाती है। इसका जो बेस्ट टाइम है कलेक्शन करने का वो होता है कलेक्टेड इन स्प्रिंग एंड अर्ली समर। इस टाइम पे ही कलेक्ट क्यों की जा रही है कोल्चिकम ड्रग, उसका रीज़न है इसके अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है बिटरनेस, वो अवेलेबल रहती है। नंबर 2 इसके अंदर एक्टिव कांस्टेंट जो कि एल्कोलॉइड है कोल्चिसिन, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन कोल्चिसिन की पाई जाएगी, और कोल्चिसिन के होने की वजह से ही इसका जो इंटेस्टाइन के अंदर जो वॉर्म्स हैं उनको किल करने का या फिर उनको हटाने का प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो अगर कोल्चिसिन अगर चाहिए ये मेडिसिन एक्टिविटी प्रोड्यूस करने के लिए तो उसका जो कलेक्शन का जो टाइम होना चाहिए वो अर्ली समर या फिर स्प्रिंग सीज़न होना चाहिए। अगर सपोज़ कीजिए कोल्चिकम कॉर्म को अगर ऑटम सीज़न में, जिसको पतझड़ बोलते हैं, उस सीज़न में अगर कलेक्ट कर लेते हैं तो ये पाया गया है कि उस समय में ना तो इसमें बिटरनेस वैल्यू पाई जाती है, वो प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, और जो एल्कोलॉइड है कोल्चिसिन वो भी इसके अंदर नहीं पाया जाता। तो बेस्ट टाइम जो उसके कलेक्शन का जो होता है वो हमारा स्प्रिंग सीज़न और अर्ली समर पाया जाएगा। तो ये तो इन्फॉर्मेशन हो गई बच्चों हमारी किससे रिलेटेड हो गई, दैट इज़ द कलेक्शन सीज़न से रिलेटेड। नंबर 2 फैक्टर जो आ रहा है वो हमारा आ रहा है कलेक्शन टाइम, द टाइम एट विच वी शुड हैव टू कलेक्ट द मेडिसिनल प्लांट, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। उस टाइम पे कलेक्ट करना चाहिए प्लांट को जिस टाइम पर सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन फाइटोकांस्टेंट की प्रेजेंट हो, जिससे कि हमें बेटर यील्ड और बेटर थेरेपेटिक इफेक्ट उस ड्रग के प्रोड्यूस हो सकें। ये ड्रग को इस पॉइंट को समझाने के लिए एग्जांपल आ रहे हैं हमारे। नंबर 1 आ रहा है डिजिटलिस ड्रग। जब हम डिजिटलिस ड्रग के बारे में बात करते हैं, वेल नोन ड्रग है डिजिटलिस परपुरिया, डिजिटलिस लनाटा। लीव्स इसकी लीव इसका मेडिसिनल इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, और इसके अंदर इसको हम कार्डिक ग्लाइकोसाइड के नाम से भी जानते हैं। कार्डिक ग्लाइकोसाइड है तो नाम अपने आप इंडिकेट कर रहा है कि इसका जो इफेक्ट है वो हार्ट के ऊपर, हार्ट की डिजीज़ में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, तो इसलिए उसको कार्डिक ग्लाइकोसाइड के नाम से भी जाना जाता है। डिजिटलिस के अंदर कार्डिक ग्लाइकोसाइड की कंसंट्रेशन होती है, बहुत सारे एक्टिव कांस्टेंट होते हैं, प्राइमरी ग्लाइकोसाइड, सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड, जो कि डिजिटलिस के अंदर पाए जाते हैं, जो कि कार्डिक ग्लाइकोसाइड की कैटेगरी के अंदर आते हैं। डिजिटलिस ड्रग की जो लीफ का जो कलेक्शन का जो टाइम है वो होता है आफ्टरनून। तो जब हम आफ्टरनून के अंदर इस ड्रग को कलेक्ट करते हैं तो हमारे को बेटर यील्ड ऑफ हमारे जो कार्डिक ग्लाइकोसाइड की ऑब्टेन होती है, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्डिक ग्लाइकोसाइड मिलेगी। तो अगर हम आफ्टरनून में इसको कलेक्ट करना चाहिए। नंबर 2 एग्जांपल जो आ रहा है वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग, बहुत सारी जो ड्रग है जैसे कि मेंथा, कोरिएंडर, फेनल, डिल, इन ड्रग को जो कलेक्शन करने का जो टाइम है वो मॉर्निंग में होना चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग के अंदर इनमें सबसे ज़्यादा फाइटोकांस्टेंट की कंसंट्रेशन पाई जाएगी। कौन सा फाइटोकांस्टेंट ज़्यादा पाया जाना चाहिए, वोलेटाइल ऑयल कंटेंट ड्रग है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर वोलेटाइल ऑयल कंटेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो अगर मॉर्निंग में जब हम कलेक्ट करते हैं इन ड्रग्स को तो इनके अंदर वोलेटाइल ऑयल कंटेंट ज़्यादा पाया जाता है। अगर सपोज़ कीजिए आफ्टरनून में इसे कलेक्ट करते हैं तो क्या इफेक्ट होगा, जो कंसंट्रेशन है फाइटोकांस्टेंट की वो कम पाई जाएगी। उसका रीज़न है जैसे ही आफ्टरनून होती है तो सनलाइट पूरे अपने ब्लूम पर होती है और इसके कारणवश जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो जो वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग है इट कैन ईजिली इवेपोरेट एट द रूम टेम्परेचर।
तो वो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो वोलेटाइल ऑयल कंटेंट कम होगा। तो दो ड्रग का अगर कंपैरिजन करें, एक वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग जो कि मॉर्निंग में कलेक्ट की गई है, एक वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग जो कि आफ्टरनून में कलेक्ट की गई है, तो ये पाया गया है कि जो कंटेंट जो है, जो कंसंट्रेशन होती है फाइटोकांस्टेंट की, वो मॉर्निंग वाले में सबसे ज़्यादा पाई जाएगी। और अगर हम कंपैरिजन करते हैं आफ्टरनून की वाले में, तो उसके अंदर फाइटोकांस्टेंट की कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ वोलेटाइल ऑयल बहुत ही कम पाया जाएगा। तो ये कलेक्शन टाइम से रिलेटेड बात हो गई। अब बात करते हैं हम, लास्ट फैक्टर आ रहा है जो कि हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंदर आ रहा है, दैट इज़ द एज ऑफ द प्लांट। एज ऑफ द प्लांट का मतलब क्या हुआ कि किस एज पर हमें प्लांट को कलेक्ट करना चाहिए। जब हम एज के बारे में बात करते हैं तो या तो वो मैच्योर होनी चाहिए, मैच्योर एज होगी, या फिर वो हमारी इमैच्योर एज होगी। ज़रूरी नहीं कि हमें केवल सारे के सारे जो मेडिसिन प्लांट है वो मैच्योर कंडीशन में ही कलेक्ट करने चाहिए। ये डिपेंड करता है किस टाइप का प्लांट हम कलेक्ट कर रहे हैं। ये स्पेसिफिकेशन आ रहा है रिलेटेड द एज ऑफ द प्लांट, दैट इज़ स्पेसिफिक टू द मेडिसिनल प्लांट। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि कौन से मेडिसिनल प्लांट हैं ऐसे जिनको किस कंडीशन के अंदर किस एज पे कलेक्ट करना चाहिए, तो उसका जो मैंने समझाने के हिसाब से यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रखे हैं। तो पहले तो पढ़ लेते हैं एज ऑफ द प्लांट के बारे में क्या है। मेडिसिनल प्लांट शुड बी कलेक्टेड एट स्पेसिफिक एज ऑफ द प्लांट टू ऑब्टेन हायर कंसंट्रेशन ऑफ द फाइटोकांस्टेंट। अब इनके बारे में बात करते हैं जो हमारे एग्जांपल हमारे सामने हैं। पहला एग्जांपल आ रहा है हमारा एमीविस नागा, जो कि हमारी अम्बेलिफेरी फैमिली से बिलोंग करता है और स्किन डिजीज़ के अंदर यूज़ होने वाला ये एक मेडिसिन प्लांट है। इसको जब हम कलेक्ट करते हैं, इसका जो कलेक्टिंग जो पार्ट है वो है हमारा फ्रूट पार्ट। तो एमीविस नागा का जब फ्रूट जो कलेक्ट किया जाता है वो अनराइप कंडीशन के अंदर होना चाहिए। अपरिपक्व अवस्था जो है फ्रूट की वो होनी चाहिए, तब उसको कलेक्ट करना। उसका कारण है क्योंकि इस अवस्था में फाइटोकांस्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा पाई जाती है। तो वो कौन कौन से फाइटोकांस्टेंट है जिनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा पाई जाएगी? अगर अनराइप फ्रूट है तो उसके अंदर जो पाए जाते हैं खैलीन और विसनागिन, ये एक्टिव कांस्टेंट है हमारे एमीविस नागा ड्रग के, इनकी कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा पाई जाती है। अगर सपोज़ कीजिए राइप फ्रूट को कलेक्ट कर लिया तो इनकी कंसंट्रेशन कम पाई जाएगी। इसलिए यहाँ पे लिमिट एक कंडीशन आ रही है कि जो एमीविस नागा जो फ्रूट है किस एज में कलेक्ट करना चाहिए? अनराइप फ्रूट में। ओपियम, ओपियम का नाम हमने सुना ही है, कैप्सूल है। ओपियम कैप्सूल पेपावेरम सोमनीफेरम से मिलने वाला प्लांट से मिलने वाले एक्टिव कांस्टेंट हैं और इसके अंदर मेनली हमारे अल्कलॉइड कंटेंट के एक्टिव कांस्टेंट प्रेजेंट रहते हैं। बहुत ही पॉपुलर एक्टिव कांस्टेंट है मॉर्फिन है, कोडीन है, थीबिन है। मॉर्फिन तो वेरी पॉपुलर है, पोटेंट एनाल्जेसिक है। और दूसरी ड्रग ओपियम ड्रग जो है वो हमारी नार्कोटिक कैटेगरी के अंदर ही पाई जाती है। तो ये जो ओपियम ड्रग के जो एक्टिव कांस्टेंट हैं, ये इनकी कंसंट्रेशन किस एज में ज़्यादा पाई जाती है? जब ये हमें कैप्सूल से ऑब्टेन होता है। कैप्सूल जो होता है जब अनराइप कंडीशन में होता है, उस कंडीशन में इन फाइटोकांस्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा पाई जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग वो अपने मेडिसिनल इफेक्ट को प्रोड्यूस करेंगे। वोलेटाइल ऑयल ड्रग, मोस्ट ऑफ द वोलेटाइल ऑयल ड्रग को जो कलेक्शन जो होता है वो राइप फ्रूट की कंडीशन में होता है। जब फ्रूट पूरी तरीके से मैच्योर हो जाते हैं, राइप हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तभी उनको कलेक्ट करना चाहिए। ये देखा गया है कि जो राइप फ्रूट जब कलेक्ट करते हैं तो उनके अंदर जो कंसंट्रेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल की है वो ज़्यादा पाई जाती है। एक हमारा फ्लावर है सेंटोनी का फ्लावर, इसके अंदर हमारा एक एक्टिव कांस्टेंट पाया जाता है सेंटोनिन। तो ये देखा गया है कि सेंटोनिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा जब पाई जाएगी जब हमारा जो सेंटोनी का जो फ्लावर है अगर इसको बर्ड कंडीशन के अंदर ही कलेक्ट किया जाता है, फ्लावर बर्ड कंडीशन के अंदर इसको कलेक्ट किया जाता है, तो तब उसमें कंसंट्रेशन वो ज़्यादा पाई जाती है। अनएक्सपेंडेड फ्लावर, अनएक्सपेंडेड फ्लावर का मतलब क्या है? फ्लावर पूरी तरीके से ओपन नहीं हो पाए, बर्ड कंडीशन में रहे, उसमें सेपल पेटल जो है वो बर्ड्स के अंदर है, तभी उसको कलेक्ट करना चाहिए। तो ये जो हमारा जो सेंटोनिन की जो कंसंट्रेशन है वो अनराइप और अनएक्सपेंडेड फ्लावर के अंदर ज़्यादा पाई जाती है। अगर हम एक्सपेंडेड फ्लावर को कंडीशन के अंदर उसको कलेक्ट कर लेते हैं तो सेंटोनिन की जो कंसंट्रेशन है वो हमारी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। लास्ट प्लांट का एग्जांपल आ रहा है अलोए प्लांट लीफ, बहुत ही पॉपुलर है जिसको ग्वारपाठा के नाम से भी जाना जाता है। ये अलोए प्लांट लीफ के अंदर अलोए जूस प्रेजेंट रहेगा, उसको कलेक्ट करना क्योंकि उसी के अंदर फाइटोकांस्टेंट पाए जाएंगे और मेडिसिन एक्टिविटी प्रोड्यूस करेगा। वेरियस टाइप की मेडिसिन एक्टिविटी जो है इस ड्रग के द्वारा प्रोड्यूस हो सकती हैं। तो उसको किस टाइम पे कलेक्ट करना चाहिए? जब अलोए की लीफ बड़ी हो जाए और पूरी तरीके से मैच्योर हो जाए, उस कंडीशन के अंदर ही इसको कलेक्ट करना चाहिए। जब प्लांट की लीफ छोटी हो
इमेच्योर हों, उस कंडीशन में इसको कलेक्ट नहीं करना चाहिए। एक तो एलोई जूस की जो कंसनट्रेशन है वो कम पाई जाएगी और फाइटोकॉन्स्टेंट की कंसनट्रेशन भी कम पाई जाती है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। दीज आर द एनवायरमेंटल फैक्टर्स विच आर रिलेटेड विद द कलेक्शन ऑफ द मेडिसिनल प्लांट्स। अब इसमें केवल एक फैक्टर्स और रह गए हैं जिसको हम मानते हैं ह्यूमन फैक्टर्स, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिफाइन करेंगे और भी जो आगे का जो कंपोनेंट है उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।